बैठ जाइए। चर्चा का बाजार आज गर्म है। आज रात तक आदमी पढ़ेगा नहीं, अपना यूट्यूब चैनल पर देखेगा कितना आदमी को बंद किया है, कितना आदमी पर लाठीचार्ज हुआ है। कुमार बहुत बड़े नेता हैं, वो जो एक बार कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते, चाहे उसके लिए किसी को माथा फोड़ना पड़े, चाहे भैया वो खाली कहने को 43 है। वो चिराग पासवान के चलते 43 पे आ गया था, नहीं तो था 70, है ना। आज तक बिहार में कभी भी छात्र की जीत नहीं हुई है, हमेशा भी बैठा है तो खाक फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चोर है उसको चोर कहने में दिक्कत क्या है? जो रियल में चोर है उसको चोर कहने में दिक्कत क्या है? 59 बीपीएससी में कॉपी बाहर निकलने का सबूत आ गया, 60वीं में सबूत आ गया। अभी सीडीपीओ में 3 लोगों को परीक्षा से निष्कासित किया गया कि मेंस में वो चोरी करते पकड़े गए हैं। लिस्ट निकाला बीपीएससी, और आरा सेंटर पर सब आदमी 1 घंटा पहले से पेपर दे रहा था, उनका एडमिट कार्ड रद्द करने का लिस्ट आया? नहीं ना आया, नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग सब सेटिंग करवा के इस बार एसडीएम बनेगा। बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। अच्छा, कोई फॉलोवर तो ना बैठा है? अगर बैठे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बैठा है बड़ी, आपको नहीं पता, इनमें कई ऐसे होंगे जो नीतीश कुमार के बारे में छोटा सा बात भी सुनना पसंद नहीं करते होंगे, हम जानते हैं। चलिए लिखिए, लिखो भैया, जाने दीजिए, आप लोग पढ़िए, सुनिए। अंतिम सॉल्यूशन। गुरुजी आवाज कम कम, सुनिए भाई, आप लोग एक बात सुनिएगा मेरा। एक बार भाई जी जब डिसीजन लेते हैं ना तो फिर पीछे नहीं हटते। हमारा आपसे विनती है कि रात दिन करके पढ़ना शुरू करिए, उसका आगे चल के लाभ मिलेगा। इन्हें उन्हें की न्यूज पर ध्यान आप लोग मत दीजिए प्लीज। हम जानते हैं इस सरकार को आप नया देख रहे होंगे, हम इस सरकार को देख रहे हैं बहुत दिनों से। ये सरकार जो ठान लेती है वही करती है, इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप पढ़ाई पे अपनी फोकस कीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। ये सेंसिटिव सरकार नहीं, इनसेंसिटिव सरकार है। डेमोक्रेटिक खाली कहने को है, पर इसको डेमोक्रेटिक सरकार नहीं मानते। इसलिए प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, न्यूज पर ध्यान मत दीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए। क्योंकि हम देख लिया रवैया, अंतिम में वही करेंगे जो चाहते हैं। खैर जाने दीजिए। विस्तार। पहला राज्य है बिहार, जहां बीपीएससी में टॉपर दूसरे राज्य का व्यक्ति भी होता है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पीसीएस का टॉपर, राज्य पीसीएस का टॉपर दूसरे राज्य का बच्चा होता होगा। अकेला राज्य है बिहार जहां पीसीएस का टॉपर यूपी से होता है,
53वीं 55वीं 48वीं 52वीं में यूपी का टॉपर, 53 55 में यूपी का टॉपर, 56 59 में बिहार का टॉपर, लेकिन 60 62 में फिर मध्य प्रदेश का टॉपर। बिहार में पीसीएस में अकेला ऐसा पीसीएस है, नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में है। मैं बता दूं कि यहाँ पर दूसरे राज्य का बच्चा भी टॉप करता है, अन्य राज्य में जाइए, उस राज्य के सिवा और टॉप 3 रैंक तक दूसरा राज्य आपको मिलेगा नहीं। स्थिति ऐसी होती है। भैया जाने दीजिए इस बात को, क्या कहना है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मेरा आपसे विनती है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए विस्तार मॉनसून, आवाज आ रही है? अरे आप लोग शांत रहिएगा तो आवाज आएगा। आवाज आ रही है? शांत रहो ना तुम। आप लोग आगे वाले से रिक्वेस्ट है, अब आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? ठीक है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? आवाज आ रही है? आप ही कम करने बोले, इस चलते पूछ रहे हैं, कहीं ज्यादा कम तो ना हो गया? ठीक है, चलिए। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, और मौसम अरबी भाषा का शब्द है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है, मतलब अरेबियन लैंग्वेज। मौसम अरेबियन लैंग्वेज का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका पहली बार अल मसूदी ने किया था। अल मसूदी ने किया था पहली बार प्रयोग मौसम का, ठीक है। इसी शब्द से बना है मॉनसून, मौसम से बना है मॉनसून। अरब यात्री था, अल महा हिस्ट्री वाले हैं, ये अल मसूदी अरब यात्री था। बात ना करिए प्लीज, हम बोल रहे हैं कि ध्यान आंदोलन से हटा के फिर से किताब पर ले आइए। हम जानते हैं कि आज पढ़ने में मन न लगेगा, पर कोशिश कीजिए कि अब आंदोलन की तरफ, मतलब अब उधर सोचना ही नहीं है, केवल पढ़ाई पे अपनी ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेरी बात मानिए। अंतिम में बोलिए सर आप जो बोले थे वही हुआ। प्लीज अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए, अपने कॉपी पर फोकस कीजिए, कैसे और विषय कंप्लीट होगा इस पर ध्यान दीजिए। तो अरबी भाषा का शब्द है मॉनसून। विद्यार्थी जी, एक हवा है, कैसी हवा है भैया? मॉनसून एक, बात मत कीजिए आगे से, मॉनसून एक मौसमी पवन है। मॉनसून एक मौसमी पवन है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सीजनल विंड। मॉनसून क्या है? सीजनल विंड। मॉनसून एक मौसमी पवन है विद्यार्थी, सुन, मॉनसून एक मौसमी पवन है। देखिए जब आगे बैठ के जब भुनभुनाते हैं ना, तब डिस्टर्ब होता है। जो भी कर रहा है नहीं करना चाहिए बात। मॉनसून एक, हम आपको थोड़े ना बोल रहे हैं, जो आगे से कुछ आवाजें हमको आई, अब कहाँ से आवाज है मैं देख नहीं पाया, अगली बार देखूंगा तो फिर बोलूंगा। जिसको जो अगली बार बात करते पकड़ा गया, उसको पोडियम पर बनाएंगे मुर्गा, और उसके साथ सेल्फी लेंगे या एक रील बनाएंगे और उसको फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, हाँ रील्स बना देंगे। चलो, मौसमी पवन, मॉनसून एक मौसमी पवन है, और मौसमी पवन का होता है भाई, अंग्रेजी में बोलते हैं सीजनल विंड। सीजनल विंड उसे बोलते हैं जो सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार अपनी दिशा भी बदल लेता है और अपनी नेचर यानी प्रकृति भी बदल लेता है, अपना डायरेक्शन भी बदल लेता है और अपना नेचर भी बदल लेता है। ऐसी हवा जो सीजन के अनुसार अपना डायरेक्शन और अपना नेचर दोनों बदल ले। डायग्राम में आप भी लिख दीजिएगा, ऐसी हवा जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल ले और प्रकृति में गुण, नेचर, अपनी नेचर भी बदल ले, दोनों बदल ले। मौसम बदले तो डायरेक्शन भी चेंज, अपना नेचर भी चेंज। तो उस हवा को बोलते हैं मौसमी हवा, सीजनल विंड।
तो मॉनसून भी यही काम करती है, मॉनसून भी यही काम करती है। मॉनसून जो है गर्मी में एक अलग दिशा में और जाड़े में एक अलग दिशा में। मॉनसून एक मौसमी हवा है, और मौसमी हवा का डेफिनेशन क्या है कि जो मौसम के अनुसार अपना डायरेक्शन बदल ले और अपना नेचर बदल ले। नेचर का माने प्रकृति, गुण। जिसने बोलते हैं कि बड़ा गंदा नेचर के आदमी है महाराज आप, तो गंदा नेचर माने प्रकृति उसका गंदा है, तो गंदा नेचर उसको बोलते हैं। इसको ठीक से रख लीजिए, गिर गया था नीचे। किसका बैग था? अच्छा, बड़ी तेज आदमी है, दूसरे के बेंच पर अपना बैग रखे हुए थे। सुनिए, जाड़े में, गर्मी में मॉनसून को बोलिए कि सर क्यों बोलेंगे इसको मौसमी हवा, इसको सीजनल विंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि गर्मी के दिनों में ये चलती है सागर से जमीन की ओर, सागर से जमीन की ओर चलती है, लेकिन जाड़े में चलती है सागर की ओर। तो डायरेक्शन बदल लिया ना, मौसम के अनुसार डायरेक्शन बदल लिया। ओशियन से चलती है लैंड की ओर, ये चलती है लैंड से ओशियन की ओर। देखो डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया? साथ में नेचर भी बदल जाता है। जो हवा आएगी समुंदर से, उसमें खूब पानी होगा, पानी होगी ना भाई, काफी जल होगा। जो हवा समुंदर से आएगी उसमें पानी की मात्रा क्या होगा? अधिक होगी। तो पानी की मात्रा अधिक होगी तो बरसात खूब कराएगी। इस हवा से वर्षा अधिक होगी और इस हवा से वर्षा कम होगी। तो देख रहे हो भाई, नेचर भी बदल लिया भाई। रेन क्या होगा? एक्सेस रेन होगा। इसमें लिखेंगे भैया कम रेन होगा, मतलब कि लिस्ट रेन होगा यहाँ पर, माने यहाँ वर्षा ज्यादा, इसमें वर्षा कम। गर्मी में दिशा है समुंदर से जमीन की ओर, जाड़ा में जमीन से समुंदर की ओर। तो कौन सी बोले मौसमी हवा का परिभाषा कि जो मौसम के अनुसार अपना डायरेक्शनों बदल ले, दिशों बदल ले और अपने प्रकृति को भी बदल ले, उसे बोलते हैं मौसमी हवा। तो मानसून क्या है? मौसमी हवा है। यानी मानसून दो प्रकार का, गर्मी का मानसून, जाड़ा का मानसून। गर्मी वाला मानसून समुद्र से जमीन की ओर चलती है। मानसून एक हवा है, एक पवन है जो गर्मी के दिनों में समुद्र से जमीन की ओर और जाड़ा के दिनों में जमीन से समंदर की ओर चलती है। क्लियर है ना? इतना बात समझ में आ गया? एक कॉपी में, एक पन्ना में सभी जानकारी लगभग हो गया हमारा। अब बात करते हैं जी, बचपन में या फिर अभी भी आप सुनते होंगे कि सूरज 6 महीने उत्तरायण होते हैं, 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, आप जानते हैं कि धरती के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। धरती के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। धरती पूरा गोला है, धरती क्या है जी? पूरा गोला है। तो विषुवत रेखा जो बीचों बीच से लाइन गुजरेगी वही धरती को दो गो गोला में बदल देगी, दो गो अर्ध गोला में। गोला के आधा अर्ध गोला, पूरा गोला तो गोला और आधा गोला तो अर्ध गोला, अंग्रेजी में हेमिस्फेयर। तो इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके नीचे वाला को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है ना? तो सूरज 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में खाली इंडिया नहीं है, इंडिया के साथ चीन है, सैकड़ों देश है। उत्तरी गोलार्ध में तो काफी देश है ना जी, भारत है, चीन है, जापान है, कोरिया है, पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ये सब उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब दक्षिण में है। तो भाई 6 महीना जब सूरज रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो जहां सूरज होंगे जाहिर सी बात है कि वहां गर्मी अधिक होगी। जब 6 महीने तक सूरज उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, मार्च से सितंबर तक सूरज उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। इसी को बोलते हैं सूरज का उत्तरायण होना। जब सूरज उत्तरायण होते हैं 6 महीने तक, मार्च से सितंबर तक, तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऊपर के जितने भी देश हैं इंडिया के साथ साथ सब में कंपैरेटिवली गर्मी बढ़ जाता है। गर्मी ये नहीं बढ़ता, दिन के लंबाई भी बढ़ जाता है। सूरज जहां होंगे वहां दिन सबसे बड़ा होगा और रात उस दिन सबसे छोटी होगी। होना तो 24 घंटा में है, इन्हें ना ये 15 घंटा के दिन हो गया तो फिर 12 घंटा के रातों होगा, तो हो जाएगा 15, 10, 25, 2, 27 घंटा। 24 घंटा मैनेज होना है। अगर दिन सबसे बड़ा
तो दिन रात सबसे छोटी हो जाएगी। दिन सबसे बड़ा जिस दिन होगा, दिन सबसे बड़ा उस दिन रात सबसे छोटी होगी। दिन सबसे बड़ा तो भैया जब सूरज 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे तो वहाँ रात के मुकाबले दिन बड़ी होगी और रात छोटी होगी। लेकिन जब सूरज ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले आएंगे, सूरज कहाँ चले आएंगे? सूरज चले आएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में। तो भैया यहाँ पर इधर जितने देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जितने भी कंट्री हैं, सब में गर्मी ज़्यादा और दिन की लंबाई बड़ा, रात छोटी। पर हमारे यहाँ उस समय क्या होगा? रात की लंबाई बड़ी, दिन की लंबाई छोटी और हमारे यहाँ ठंडी बढ़ जाएगा। तो साल के 6 महीने जब सूरज हमारे यहाँ होंगे, मतलब हमारे यहाँ चीन है, सब उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, वहाँ गर्मी बढ़ जाएगा, दिन की लंबाई बढ़ जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। लेकिन जब सूरज यहाँ होंगे तो यहाँ पर रात बड़ी होगी और दिन छोटी, ठंडी ज़्यादा। लेकिन जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा दिन बड़ा, रात छोटा और फिर यहाँ गर्मी। और हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा, रात बड़ी, दिन छोटी और गर्मी नहीं बल्कि ठंडी। समझ में आ रहा है बात? सूरज जब उत्तरी गोलार्ध में होंगे, उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होगा? वहाँ गर्मी ज़्यादा, दिन बड़ा, रात छोटा। और उसी समय जब हमारे यहाँ ऐसा हो रहा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा? रात बड़ी, दिन छोटी, ठंडी। लेकिन जब सूरज आ जाएंगे दक्षिणायन नीचे तो यहाँ पर दिन बड़ी, रात छोटी, गर्मी ज़्यादा और हमारे यहाँ ठंडी ज़्यादा, रात बड़ी, दिन छोटी। बात समझ में आ रहा है ना? तो सूरज जो है पार करते हैं इक्वेटर और आ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, फिर पार करते हैं इक्वेटर, आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक बार जाते समय एक बार आते समय सूरज कम से साल में 2 बार इक्वेटर पर होते हैं। एक बार जाते समय और एक बार आते समय। सूरज साल में, जगह कम है, ऑस्ट्रेलिया ही बना देते हैं। सूरज साल में 2 बार, 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को सूरज होते हैं इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। सूरज जब उत्तर में आ जाए तो दिन बड़ा, रात छोटी, और यहाँ पर दिन छोटी, रात बड़ी। सूरज जब इधर आ जाए तो रात बड़ी, दिन बड़ी, रात छोटी, यहाँ पर रात बड़ी, दिन छोटी, ठंडी हो जाएगा। क्लियर है भाई? सूरज जब यहाँ चमकेंगे तो यहाँ दिन बड़ी, रात छोटी, और उसी समय यहाँ रात बड़ी, दिन छोटी, यहाँ गर्मी, यहाँ ठंडा। और सूरज जब यहाँ चमकने लगे, सूरज यहाँ चमकने लगे तो यहाँ पर पूरे इलाके में दिन बड़ी, रात छोटी, गर्मी, और हमारे यहाँ ठंडी, रात बड़ी और दिन। सूरज जब इधर हो तो ऐसा होगा, इधर हो तो ऐसा होगा। लेकिन जब सूरज बीचों बीच हो, न इनके यहाँ न मेरे यहाँ, न तुम्हारे घर में लाइट न मेरे घर में लाइट, बीच में सड़क पे स्ट्रीट लाइट, दोनों लोग अपना काम चलाते हैं स्ट्रीट लाइट से। तो फिर जितना देरी लाइट तुम्हारे यहाँ, उतने देरी लाइट हमारे यहाँ। जब लाइट बुझाएगी सरकार तो बुझ जाएगा। तो बीचों बीच जब लाइट हो तो दिन और रात की लंबाई पूरे धरती पर बराबर होता है। यानी पूरे, जब सूरज इक्वेटर पर हूँ, विषुवत रेखा पर हूँ, तो क्या होगा? पूरे धरती पर दिन और रात बराबर। इसका मतलब साल में 2 दिन ऐसा आता है जब पूरे धरती पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे धरती पर जो दिन रात बराबर होता है, उस घटना को बोलते हैं विषुव, इक्विनॉक्स बोलते हैं। पूरे धरती पर दिन और रात बराबर हो तो उस घटना को बोलते हैं इक्विनॉक्स। पूरे धरती पर अगर दिन और रात बराबर हो तो उस घटना को बोलते हैं इक्विनॉक्स। उस घटना को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, यानी विषुव कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब विषुव। विषुआ नहीं मनाते हैं जी, गुड़ सत्तू खाते हैं। अरे विषुआ के दिन हम लोग क्या खाते हैं? गुड़ और सत्तू, सतुआनी मनाए हैं हम लोग, है ना। लेकिन मनाते हैं, मनाना चाहिए था 21 मार्च को, लेकिन मनाते हैं 14 अप्रैल को। मनाना चाहिए था 21 मार्च को ना, तो मनाते हैं कब जाके? 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन है उसी दिन हम लोग विषुआ मनाते हैं। गुड़ और सत्तू खाते हैं, आम का टिकोला होता है उसका हम चटनी पीस के खाते हैं। नहीं जी, विषुआ मनाया सब लोग। एवं कोई था बेगूसराय का नीचे वाला क्लास में कि हमारे यहाँ विषुआ नहीं होता। मैंने, हमारे पूरे बेगूसराय में विषुआ कोई नहीं जानता, सतुआनी कोई नहीं जानता। हमको लगता है दूसरा द्वीप है क्या ये, तो तुम्हारे यहाँ मनाते हैं ना? बिल्कुल, तो कहा दिया, हमको लगा दूसरा आइलैंड में एलियन वाला द्वीप तो नहीं है बेगूसराय। चलिए, तो विषुव का मतलब दिन और रात बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे धरती पर दिन रात बराबर। चलिए, इतने बताना था। अब समझिएगा बात आगे।
आगे की बात थोड़ा समझें। जब तीसरा क्लास में पढ़ते थे ना, तो हमारे, बनाओ मत कुछ हो, छोड़ दो भाई आलोक, छोड़ दीजिए। भाई आलोक जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर लिखो मत अभी। सुनो सुनो मेरी बात। पहले हम जब तीसरा क्लास में पढ़ते थे ना, तो मन में वो आश्चर्य होता था। आपस में बतियाते थे, बड़ी गर्मी लगे, बहुत ठंडी लगे, तो आपस में बतियाते थे मित्रों से कि बम्बई में न तो ज़्यादा जाड़ा लगता है, न तो ज़्यादा ठंडी लगता है, न गर्मी लगता है। तो सब हम लोग आश्चर्य करते थे। तब एक दिन गुरु जी से पूछ लिए, मास्टर से अपना, हमारा गांव का स्कूल पहला से लेकर 10वां तक है, हाई मिडिल और प्राइमरी नहीं है। वही स्कूल में पहला से 10वां तक है, अलग अलग नहीं है, एक में सब है। तो एक के मास्टर पढ़ाते थे तीसरों में, वही मास्टर पढ़ाते थे 10वां। हमने पूछा कि गुरु जी, अभी वो होता है कोई कोई स्कूल, तो हमारे गुरु जी ने बताया, हमने पूछा कि सर ऐसा काहे होता है कि बम्बई में न तो ज़्यादा गर्मी न तो ज़्यादा ठंडी, और समुद्र के किनारे जितना शहर है उसमें न तो ज़्यादा गर्मी न तो ज़्यादा सर्दी, इसको टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। समुद्र के किनारे के शहरों में समशीतोष्ण वातावरण पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि समुद्र के किनारे के शहरों में कैसा वातावरण रहता है? समशीतोष्ण, टेम्परेट, अंग्रेजी में टेम्परेट क्लाइमेट होता है वहाँ, न तो ज़्यादा ठंडी न तो ज़्यादा गर्मी। तो मास्टर साहब से जब पूछे तीसरा क्लास में, तो 2-3 मुक्का मार दिए कि अभी तुम्हारा उम्र है इसे पूछने का, 7वां में जाना तो पूछना। तो 7वां में हमको याद था, तो 7वां में गए तो फिर पूछे, तो फिर 2-3 फैट मारे कि तुम हर बात लेके चलता है जी इतना दिन तक। हम कि बताइए, आप बोले थे, मुक्का मारे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता था, पीटिए, जितना पीटने पर हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए, है ना, तो पीटिए। हमारे सर उत्तर दे दीजिए, तो उत्तर दिए। बोले कि चोट लगा हुआ था लेकिन ऐसे पकड़े थे, बोल रहे थे बताइए। तो बोले कि देखो बेटा, समुंदर का पानी देर से गर्म और देर से ठंडी होती है, और जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, इसीलिए जमीन के आदमी को ज़्यादा गर्मी लगता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाता है, तो हम बहुत जल्दी पसीना से अप्रैल मई में बेहाल हो जाते हैं, मरने लगते हैं। और दिसंबर महीना आते आते, आधा दिसंबर के बाद हम लोग आग जला के अलाव के पास बैठे रहते हैं, गर्मी लेने लगते हैं, या रूम हीटर, शहर में है तो रूम हीटर खरीद लेते हैं। और समुंदर के किनारे के लोग जब अप्रैल मई का महीना में आप गर्मी से तपने लगते हैं, तो मुंबई के लोग फील गुड करते रहते हैं, क्योंकि समुंदर का पानी जब आप गर्म हो जाइएगा तब तक समुंदर का पानी ठंडी रहेगा, क्योंकि समुंदर का पानी गर्म होने में टाइम लगेगा। तो आप गर्मी से बेहाल रहिएगा तो समुंदर का पानी गर्म नहीं होगा जल्दी, तो उसके ठंडक से, समुंदर के पानी के ठंडक से किनारे के शहर के लोग क्या करते हैं, उतनी गर्मी का एहसास नहीं करते। उसी तरह समुंदर जब एक बार गर्म हो जाएगा, जून जुलाई में जाके, थोड़ा देरी से होगा लेकिन जून जुलाई में हो जाएगा, जब अगर गर्म हो जाएगा समुंदर, तो फिर उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो जब हम ठंडी से बेहाल हो जाएंगे, तो समुंदर के किनारे के लोग समुंदर के गर्म पानी से गर्मी का थोड़ा एहसास करेंगे। इसलिए न तो ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है, न तो ज़्यादा वहाँ सर्दी होती है, क्योंकि समुंदर का पानी देर से गर्म देर से ठंडी, जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। तो तुरंत मास्टर साहब से पूछ लिए कि सर ऐसा क्यों होता है? तो फिर मार दिए 5 मुक्का कि अभी उम्र के बराबर का सवाल काहे नहीं पूछता है? अभी तुम 7वां में हो, पूछ रहा है सब सवाल, 9वां में पूछना। तो फिर 9वां में गए तो उन्हीं से पूछे कि बताइए काहे समुंदर देर से गर्म। ये बार पीटे नहीं, बोले कि तुम बड़े हो गए हो, तुमको पीटना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पिटाने वाला काम तो कर ही रहा है, हमको तुम टारगेट पे लिया हुआ है। हम कि नहीं सर, आप टारगेट पे काहे लेंगे, नहीं जानते तो पूछ रहे हैं, आप भूगोल के मास्टर है, सोशल साइंस के, बताइए। तो बोले कि बेटा देखो, इसका 3 कारण है। बड़ी प्यार से बताए, चाय भी पिलाए, नाश्ता भी कराए, अब प्यार से बताए, सुनो, इसका 3 कारण है। पहला कारण तो ये कि समुंदर का पानी लिक्विड है, लिक्विड माने द्रव है, तो इसमें सूरज का प्रकाश 200 मीटर तक अंदर चला जाता है, लिक्विड में अंदर आराम से अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो 200 मीटर मोटाई के पानी को गर्म करना है, तो जाहिर सी बात है गर्म करने में टाइम लगेगा, और एक बार गर्म हो जाएगा तो हीट को रिलीज करने में भी टाइम लगेगा, पहला कारण। और उसमें बताया कि जमीन चूंकि सॉलिड है, तो उसमें 2 से 3 इंच ही सूरज के प्रकाश से गर्मी का प्रभाव जा पाता है, तो 2-3 इंच को गर्म करना है तो तुरंत गर्म हो जाएगा, और उससे हीट को रिलीज करना है तो तुरंत छोड़ियो देगा। इसीलिए बेटा जमीन जल्दी गर्म और समुंदर देर से गर्म और देर से ठंडी, ये बात हमको मास्टर साहब बताए। लेकिन बोले सर आप 3 कारण बताए हैं, उस हम लोग टीचर को मास्टर साहब बोलते थे, तो मास्टर साहब अब तू 1 कारण बताए, 3 का 2 कारण आओ बताइए। बोले देखो, दूसरा कारण है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा आप लोग पढ़े होंगे 9वीं 10वीं क्लास में हीट के चैप्टर में, यानी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। बोले कि ज़्यादा होता है समुद्र का, इसीलिए समुद्र देर से गर्म देर से ठंडी, जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। तुरंत पूछ लिया सर विशिष्ट उष्मा क्या होता है? तो उन्होंने बताया किसी भी यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम 1 केजी 1 पाउंड,
यूनिट मतलब एक ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट का, माने यूनिट मास के किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। किसी भी पदार्थ के, यूनिट मास के पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना कैलोरी हीट लगेगा उसी हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए कि 1 ग्राम का ही मार्कर है, 1 ग्राम का मार्कर है, इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री, तो इसको 6 डिग्री करना है, तो उसमें जितना हीट 5 से 6 तक जाने में लगेगा उसी हीट को इस मार्कर का स्पेसिफिक हीट कहेंगे। जितना 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितना हीट लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने में जितना हीट खर्चा होगा उसी हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्लियर है भाई? तो समुद्र का चूंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, मतलब ही कि समुद्र के तापमान को अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो वहाँ ज़्यादा हीट लगेगा, और ज़्यादा हीट लगेगा तो देरी से गर्म होगा, और जो ज़्यादा हीट लेके गर्म होगा जाहिर सी बात उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। और ज़मीन का स्पेसिफिक हीट कम है, मतलब कम हीट में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगा कम हीट लेके, और जल्दी फिर क्या हो जाएगा, ठंडी भी। तो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझे, क्या होता है स्पेसिफिक हीट? किसी भी क्या, हाँ तो ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक हीट जो जल्दी गर्म हो रहा है समझ जाइए उसका स्पेसिफिक हीट कम है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के तापमान को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितना हीट खर्चा होगा उस हीट को ही बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट। समुद्र का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, इसीलिए समुद्र देर से गर्म होती है, वहाँ ज़्यादा हीट देंगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा। और स्पेसिफिक हीट जमीन का कम है, मतलब यहाँ कम हीट में जमीन गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो इसीलिए देर से गर्म देर से ठंडी। समझ में आया? एक पढ़े थे 9वीं क्लास में फार्मूला, Q बराबर MS डेल्टा T, Q बराबर MS डेल्टा T। Q सामान्य हीट हो गया, M माने वस्तु का मास, S माने स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T माने टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा T का मतलब कितना तापमान बढ़ा। तो भैया यही फार्मूला पढ़ते थे बचपन में, ये नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, मेरा ऑनर्स भी रहा है फिजिक्स, मेरा फिजिक्स ऑनर्स भी रहा है, मैंने BSc फिजिक्स में ही ऑनर्स हूँ। चलिए, तो ये अच्छी बात है, थैंक यू, आप लोगों ने तारीफ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए इधर। अरे पाठक सर पढ़ा देंगे, बोले थे ना कि पढ़ाएंगे। अच्छा आगे आओ, आगे। अरे भैया पहले हम गुरुजी हमको मार के धुआं उड़ा देंगे, उनकी बात गुरुजी से पूछिए रहे हैं, आज वो गुरुजी को याद किए हुए हैं। तो गुरुजी बोले तीसरा पॉइंट, एक और कारण है, वो ना बोल रहे थे, फिर उस 3 को बोले तीसरा का ना बताया अभी तक, तो बोले कि तुमको माथा फोड़ देंगे मार के। हम बोले सर कुछ करिए पर बताइए। तो बोले कि तीसरा कारण लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा मतलब लैटेंट हीट। जैसे वो आदमी है पतला दुबला आदमी, उसको कमजोर समझ के खूब आप तंग कर रहे थे, कुछ न बेचारा बोल रहा था, एक दिन अति कर दिए, खींच के मारा एक थप्पड़ा, वहीं बेहोश हो गए, वहीं तड़पने लगे। इसका मतलब उसके अंदर ताकत था, लेकिन छुपा हुआ ताकत था। कैसा ताकत था? लैटेंट पावर था उसके अंदर। आप जैसे पानी गर्म से उतना हाथ नहीं जलता जितना भाप से जल जाता है, इसका भी कारण क्या है? लैटेंट हीट। पानी का लैटेंट हीट, गर्म पानी का लैटेंट हीट कम होता है, गुप्त उष्मा, नाम है गुप्त उष्मा। ऐसा हीट जो टेम्परेचर के रूप में शो न करे, ऐसा हीट जो दिखाई न दे बल्कि अंदर हो। तो भाप में लगता है वेपर में कि उतना गर्म नहीं होगा, पर हाथ लगाते ही मैटर क्लियर हो जाता है कि कितना गर्म है। भैया गर्म पानी से हाथ उतना नहीं जलता, भाप से ज्यादा जलता है। क्यों? तो क्या बोलिए? क्योंकि उसमें भाप में लैटेंट हीट ज्यादा होता है, समुद्र का लैटेंट हीट ज्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट जैसा समुद्र का लैटेंट हीट भी ज्यादा होता है, इसीलिए समुद्र देर से गर्म होता हुआ दिखता है, ज्यादा हीट छुपा लेता है, वो बहुत देर बाद वो गर्म होता हुआ दिखता है। लेकिन जमीन का लैटेंट हीट गुप्त उष्मा कम होता है, वो बहुत कम हीट को छुपाता है और बहुत जल्दी गर्म होता हुआ दिख जाता है। इसीलिए जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, और समुद्र के पानी देर से गर्म देर से ठंडी। बात समझ में आया? समझ में आ गया? गुप्त उष्मा ज्यादा है समुद्र का, मतलब समुद्र ज्यादा हीट को छुपा लेता है, बहुत देर बाद गर्म होता हुआ दिखता है। लेकिन जमीन जो है बहुत कम हीट को छुपाता है, इसका लैटेंट हीट कम है, इसलिए जल्दी गर्म होता हुआ दिखता है। क्लियर है? तो 3 कारण है जिसके कारण समुद्र जल्दी गर्म, देर से गर्म और देर से ठंडी, और जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? तो चलिए अब बात करते हैं कि समुद्र देर से गर्म और देर से ठंडी होगी, लेकिन जमीन जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी। गर्मी का दिन आ गया, सूरज हमारे यहाँ है, सूरज जब हमारे यहाँ है, गर्मी आ गई तो अप्रैल मई में ही जमीन गर्म हो जाएगा,
लेकिन समुद्र अप्रैल मई में गर्म नहीं होगी। समुद्र को गर्म होने में जुलाई अगस्त लग जाएगा, समुद्र के गर्म होने में जुलाई अगस्त, लेकिन जमीन अप्रैल मई में गर्म हो जाएगी। और आप जानते हैं विद्यार्थी जी कि हम लोगों को जो गर्मी लगता है वो जमीन की गर्मी से लगता है ना कि सूरज की गर्मी से। सूरज की गर्मी से भी गर्मी लगता है, पर ज़्यादा गर्मी लगता है जमीन की गर्मी से। अगर सूरज की गर्मी से हम लोग को गर्मी लगता तो दिन के 12 बजे सबसे ज़्यादा गर्मी होती, सबसे ज़्यादा गर्मी 12 बजे होती, क्योंकि 12 बजे सूरज सबसे नज़दीक होते हैं। धरती के सबसे पास में सूरज कब होते हैं? 12 बजे। लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं सूरज कब? 12 बजे। तो गर्मी 12 बजे लगता, लेकिन विद्वानों ने रिसर्च किया है कि सबसे ज़्यादा गर्मी दिन के 2 बजे लगता है। इसका मतलब है कि धरती जब गर्म हो जाती है तब हम लोग को ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो अप्रैल मई में जब धरती गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गर्म होने लगती है। तो इसके संपर्क में जो हवा है वो भी क्या हो जाती है? गर्म। अभी समुद्र ठंडा है, इसको गर्म होने में जुलाई अगस्त लग जाएगा, लेकिन जमीन अप्रैल मई में गर्म हो गया। तो जमीन गर्म तो संपर्क की हवाएं गर्म, संपर्क की हवाएं गर्म, तो गर्म हवा गर्म होकर के फैलती है, हल्की हो जाती है। गर्म हवा क्या, कोई भी चीज़ गर्म, कोई भी कंडक्टर गर्म होकर क्या होगी? फैलेगी। अब फैलेगी भाई तो जाहिर सी बात है फैल के हल्की होगी, और हल्की चीज़ ऊपर उठती है। तो यहाँ की सारी हवाएं गर्म होके ऊपर चली जाएगी, सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, और सब हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर हवा कम हो जाएगा। हवा क्या हो जाएगा? कम की ज़्यादा। सब हवा चला गया ऊपर, तो नीचे में हवा कम। हवा कम मतलब लो प्रेशर। कहीं पर लिखे एलपी तो ज़्यादा चिंता मत करना, पता नहीं एलपी एचपी क्या लिख दिए। जहाँ लिखे एलपी समझ लेना कि यहाँ पर हवा कम, और जहाँ एचपी लिखे समझ लेना वहाँ पर हवा ज़्यादा। इतना दिमाग मत लगाना। हवा कम तो प्रेशर भी कम, हवा ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। ये कमरा में मान लीजिए 500 आदमी को बैठाए, बैठने की कैपेसिटी है, हम बैठा दिए 700 आदमी, तो धक्का मुक्की बढ़ेगा ना जी। अब बैठना था 500 आदमी को, अब बैठाए हैं 300 आदमी को, तो धक्का मुक्की कम होगा। तो ज़्यादा तो ज़्यादा हवा तो प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर। तो अभी समुद्र ठंडी है तो समुद्र की हवाएं भी ठंडी हैं, तो सारी हवाएं अभी उठी नहीं है बल्कि समुद्र के ऊपर ही हैं, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर। और जमीन की सारी हवाएं ऊपर चली गई जल्दी गर्म हो जाने के कारण, तो यहाँ लो प्रेशर। तो हवा और पानी का गुण होता है, हवा और पानी का नेचर होता है कि वो ज़्यादा से कम की ओर चलती है। तो समुद्र में ज़्यादा हवा, जमीन पे कम हवा, तो समुद्र से भरने के लिए जमीन की ओर हवा, समुद्र से भरने के लिए जमीन की ओर हवा चलेगी। तो इस हवा को गर्मी के दिनों में भाई जमीन जल्दी गर्म, तो यहाँ पर हवाएं सारी ऊपर चली गई, जिससे यहाँ पर हवा कम हो गया। इसीलिए गर्मी के दिन में समुद्र से जमीन की ओर हवा चलती है। बात समझ में आया क्यों चलती है? गर्मी के दिन में समझ में आया समुद्र से जमीन की ओर हवा क्यों चलती है? क्योंकि जल्दी गर्म, तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर उठ गई, पर ये अभी तक गर्मे नहीं हुआ। तो यहाँ पर हवा अभी ज़्यादा, यहाँ पर हवा उठी नहीं है, इसलिए क्या होगा? यहाँ हवा ज़्यादा, यहाँ हवा कम, तो समुद्र से जमीन की ओर हवा चलेगी। इसी हवा को हम गर्मी का मानसून या समर मानसून कहते हैं। गर्मी का मानसून या समर मानसून कहते हैं। समर मानसून, गर्मी का मानसून, गर्मी का मानसून या विद्यार्थी जी इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट, इसका डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साउथ वेस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। गर्मी के मानसून को क्या बोलते हैं? पहले ई वाला फोटो बना लीजिएगा, अगला पन्ना में वो वाला बना लीजिएगा, तो पहले इसको बनाइए। ये समझ में आया सबको? देखो हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किए हैं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हुआ है तो आप प्रश्न पूछने के लिए छूट है आपको। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, नहीं? मोस्ट वेलकम, मेंशन नोट। शुरुआत में पता नहीं चलता थैंक यू के बाद क्या बोला जाए। दिल्ली गए तो लोग बोला कि हम बोले थैंक यू, हाँ तो थैंक यू बोले तो हम पूछे कि थैंक यू के बाद क्या बोलना चाहिए। लोग थैंक यू बोलता था तो हम बोलते थे ओके ओके। लेकिन बाद में बोला 3-4 चीज बोल सकते हैं, मेंशन नोट बोल सकते हैं, वेलकम बोल सकते हैं, कि बोल दिए वेलकम। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद, धनबाद के लोगों को धन्यवाद। बनाओ, लेटेंटो हिट समझा दिए, स्पेसिफिको हिट समझा दिए।
भूगोल आसान हो गया, बाकी सब टफ हो गया। बस आज मानसून एकदम घुस गया अंदर। चलिए, जितना प्रोटेस्ट होने के लेकिन जरूरत है, इतना की जरूरत नहीं। बनाओ जी। एसी बंद है क्या? कौन इतना? वही कहें कि सब अपना हवा खा रहा है, मुझे लग रहा था पताल लोक के लोगों पूरा मौसम ऐसा है ना, कई लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ जी, पूरब, ये सब दक्षिण पश्चिम से आते ना, देख रहे हो सब दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम। फिर गर्म होकर उठते रहता है, सब गायब कर देता है टोटल। ना ना ना, वो सब ऊपर जल जाता है। वो एक दिन थोड़ा ना गर्मी रहता है, पूरे 2-3 महीना तक उठते रहता है। ना ना, तो फिर ठंडा हवा भी ऊपर, फिर हवा बसता ही नहीं कोई ठंडा, सब गर्म ऊपर तक गर्म। हाँ, अब आइए। हाँ भाई, बाद में बतिया लेना। हाँ बोले। हाँ बात सही है, पर वो लगातार लो प्रेशर बना रहता है, जो कि रात में भी उतनी गर्म धरती की ठंडी नहीं होती, एकदम शीतल के एकदम ठंडा मार देगा वैसी धरती गर्म हो गई तो 2 महीने के लिए पूरा क्या हो जाती है? गर्म। ठीक है ना? अभी बताएंगे सी ब्रिज या लैंड ब्रिज, सी ब्रिज या लैंड ब्रिज तुमको बताएंगे स्पेशली। अब ठंडी में इधर आओ गुरु, नवंबर, अरे चलोगी फिर लिख रहे हैं आप, जितना आपको हम चेता रहे हैं नहीं मान रहे हैं, लगता है गुरु जी का मुक्का चलेगा। फिर अब मुक्का चल गया तो सोच लीजिए आधा किलो के आदमी हैं आप, गायब हो जाइएगा। चलो नवंबर दिसंबर महीना में, सुनो जी, नवंबर दिसंबर महीना में लिखना नहीं है, जैसे गर्मी आया वैसे ही सर्दी आ जाती है, और जमीन जैसे जल्दी गर्म हो गई थी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो गर्म, जो धरती ठंडी तो उसके संपर्क की हवा भी ठंडी, ठंडी चीज भारी होती है तो आके बैठेगी, तो बैठेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। लेकिन समुंदर अब हो चुका है गर्म, तो समुंदर में क्या है? लो प्रेशर। जमीन पर क्या है? हाई प्रेशर। तो जमीन से समुंदर की ओर क्या चलती है? हवा चलती है। इसको हम लोग लौटती मानसून कहते हैं या जाड़े का मानसून कहते हैं। इसे हम लोग रिट्रेटिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, इसे हम लोग बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून, लौटती मानसून बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लौटती मानसून, यानी रिट्रेटिंग मानसून, लौटती मानसून। या इसी को चूंकि जाड़ा में लौटी है ना, इसको विंटर मानसून भी कहते हैं। आप लोग इसको जाड़ा का मानसून भी लिख लीजिएगा, इसको लौटती मानसून, रिट्रेटिंग मानसून या विंटर मानसून। इसे रिट्रेटिंग मानसून या विंटर मानसून कहते हैं। इसे रिट्रेटिंग मानसून या विंटर मानसून अंग्रेजी में, हिंदी में लौटती मानसून या जाड़े का मानसून। इसका एक और नाम दे सकते हैं डायरेक्शन जैसा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून। गर्मी वाला को दक्षिण पश्चिम मानसून, गर्मी वाला के दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन जाड़ा वाला को उत्तरी पूर्वी मानसून, जाड़ा वाला उत्तरी पूर्वी मानसून। यानी 3 गो नाम है जाड़ा के मानसून में, 3 नाम। आप उसे जाड़े का मानसून बोलिए, आप उसे लौटती मानसून बोलिए, आप उसे रिट्रेटिंग मानसून बोलिए। क्लियर है? गर्मी का मानसून का 2 नाम, आप उसे गर्मी का मानसून या साउथ वेस्ट मानसून बोलिए। गर्मी का मानसून चूंकि समुंदर से आ रही है इसीलिए उससे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और जो हवा जमीन से आएगी उसको पानी कहाँ मिलेगा जी, तो उससे वर्षा कम होगी।
यानी जाड़े के मानसून से वर्षा कहाँ होगी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन तत्काल इतना लिखिए, ये क्लास 4 बजे तक है ना कि 4:30 तक? 4। अरे पता नहीं आप किस दुनिया से आते हैं, पहले गायब रहते हैं, एकाएक लैंड करते हैं आप। अरे भैया ये जो मानसून है ना, इसी का 3-4 गो नाम है। इसको आप लौटती मानसून बोलो, जाड़े का मानसून बोलो, या उत्तरी पूर्वी मानसून बोलो, एक के बात है। इसे आप तुम लोग हमको यहां से प्रेत बना के भेजोगे, जानते हो ना, भूत। यहाँ पर हमारा मृत्यु भी होगा, यही भूत बनेंगे और आत्मा बन के भटकेंगे यहाँ। अगर हमारी डेथ होगी ना, तो इसी कमरा में भूत बन के हम रहेंगे, और सबसे पहले जाके तुमको ही ऐसे करेंगे। फिर ओझा को बुलाते रहना कि ओझा जी आइए, भूत जो थप्पड़ मार रहा दिखाई नहीं दे रहा है। आई न जानते हो कि जितना भूगोल बेटा के नाम हम लेते हैं ना, उस सब के भूत मेरे अंदर रहता है। 10 बजे रात के बाद जितना भी ज्योग्राफर हैं, डार्विन, हंटिंगटन, वेबर, वो सब रात में हमारे साथ बैठकी करते हैं। हम लोग सब रात में चना चबेना खा के 2 बजे रात तक हम लोग अपना मूड में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों कहते सब अपना अपना घर जाइए, सवेरे पढ़ाना भी है। तो सब उस रात में आकर हमको पढ़ाते हैं कि सुनिए कल के क्लास में हमारा नाम जरूर लीजिएगा, बाकी बंद है बिहार में। चलिए अब हेडिंग डाल दो, अब हेडिंग डाल दीजिए गर्मी का मानसून। भाई हेडिंग डालिए गर्मी का मानसून, समर मानसून। अरे गर्मी वाला मानसून हेडिंग डालो ना, मानसून के 2 भाग ना, गर्मी और जाड़ा का मानसून। अब हेडिंग डाल दो गर्मी का मानसून या समर मानसून, हेडिंग डालना है। एक फोटो पहले हम बनाते हैं, आप मेरे साथ मत बनाइएगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल ना। साथे साथे क्या बनाइएगा, साथे साथे। ये अरावली, ये विंध्य, ये पश्चिमी घाट, विंध्यन सतपुड़ा, इधर में हिमालय, और यहां पर है दिल्ली। यहां पर क्या है, बनाइए इसको। अब बनाने को बेचैन रहते हो नहीं, ऐसा लगता है कुछ छूट न जाए। जिस तरीके से मैंने भूगोल आपको पढ़ाया, अब 9वीं 10वीं अगर 10वीं में अगर मास्टर बनेंगे तो अब भूगोल पढ़ाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे बोल रहा कि हमारे गुरुजी थे, तीसरा क्लास में ही बोले, ये सब स्क्रिप्टेड था, कोई गुरुजी ऐसा नहीं थे। हम जानबूझ के ऐसा कह रहे थे ताकि आप हमारे तरफ ध्यान रखिए, इधर उधर ध्यान मत कीजिए। कोई 10वीं तक हम जानते भी न थे कि भूगोल क्या होता है, खाली मैथ पढ़ते थे और अंग्रेजी पढ़ते थे, इसके अलावा और कोई विषय था ही नहीं। बिहार बोर्ड के लड़का जितना पढ़ता है वो खाली मैथे बनाता है जिंदगी भर। तो हम खाली ये सब खाली स्क्रिप्टेड कहानी था, कोई गुरुजी नहीं थे, कोई 2-3 मुख, बस आपको इस क्लास में हमको रखना था ला करके, इसीलिए बात बना के पढ़ाए ताकि आप क्लास से कहीं भटके नहीं, हमारी बात को ध्यान से सुने और आपको स्पेसिफिक हिट याद हो जाए, है ना। तो आप भी जाइएगा तो यही बोलिएगा कि मेरे गुरुजी थे, तीसरा में थे तो 3 मुक्का मार के बताए, लड़का लोग खुश हो जाएगा कि गुरुजी पिटाए थे। अरे आप खुद ही मॉडिफाइड हैं। देखो बुद्धिमान लड़कों, भाई बुद्धिमान लड़कों, सुनो, हाँ नाच नाच के भी पढ़ाता है मास्टर। अब नाच नाच के जानिए ये पान देश की राजधानी, हाँ दातून लेके, एक शिक्षक भर्ती का लाया था वीडियो, वो दातून लेके पढ़ा रहा था, दातून करते हुए आया,
तो लगा नीचे कमेंट कर, पहले दातून कर लीजिए ना तो दांत गिर जाएगा नीचे। वो सब व्यू बढ़ाने का उपाय है, वो सब व्यू बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का। आजकल यूट्यूब एक माध्यम बन गया जिसमें लोग अजीब अजीब तरह का, शिक्षक का क्या एक छवि होती है लोग भूल चुके हैं। हम कभी भी, आप देखिएगा, मोटिवेशनल शेर बोलते हैं यूट्यूब में, लेकिन हम आप लोगों को कमेंट भी नहीं, केवल पढ़ाने पर बिजी रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब हम आपका नाम पढ़ने जाते हैं। पूरे 1.5 घंटा में 2-3 बार ऐसा होता है जब आपका हम नाम पढ़ते हैं, वरना हम केवल पढ़ाई पर फोकस रखते हैं, डिस्कशन पे फोकस रखते हैं। टीचर का एक छवि होता है, गुरु। अच्छा ये बताइए कि अगर हम नाचते नहीं हैं या फिर कुछ एक्टिंग नहीं करते, फिर भी देखिए व्यू कम जा रहा है क्या? 24 घंटे क्या नहीं पूरा होता है, उससे पहले 50,000 पार कर चुका होता है। तो ऐसा नहीं, आप अच्छा पढ़ाइएगा, लोग आपको पसंद करेंगे ही। आप नाचिएगा, गाइएगा, कूद कूद के, तो फिर आपका वीडियो कूदने वाला ही देखेगा, रिक्शा वाला, ठेला वाला ही देखेगा। खूब मिलता है, हम तो इतना मिलता है कि पैसा हम रख नहीं पाते, लोड करके ले जाते हैं यहाँ से। अंतिम में 2-4 को लड़का को बुलाना पड़ता है कि 2-4 को बोड़ा लेकर तुम लोग भी आओ। ना बुलाएंगे, तुम लोग को भरोसा नहीं है तो रास्ते में बोड़ा गायब कर दोगे। वाईट्यूब नहीं, यूट्यूब। 5,000 व्यू पे $1। ठीक, तो जोड़िए, 70,000 व्यू मेरा गया तो कितना $? $14 नहीं, 5,000 पे $1। पैसा तुम आ जाना अगली बार बोना लेकर के। चलिए इधर आइए गुरु। अरे इधर आओ ना बहादुर, तुम्हारा गुण हाथ बांध के टांग दे खिड़की से नीचे। देखो गर्मी का मानसून, अरे विद्यार्थी, गर्मी का मानसून का रास्ता मैंने दिखाया। गर्मी का मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है, वर्षा कराती है, फिर सतपुड़ा पर्वत से गर्मी का मानसून पहले पश्चिमी घाट से टकराती है, वर्षा कराती है, फिर सतपुड़ा से टकराती है, वर्षा कराती है, फिर विंध्यन से टकराती है, वर्षा कराती है, फिर अरावली के पैरेलल जाकर दिल्ली में वर्षा कराती है। मैं बता दूं विद्यार्थी जी, थोड़ी सी बात बता दें आपको कि जिस तरफ से हवाएं आती हैं समुद्र से, सामने में पहाड़ मिल जाए तो पहाड़ के इस तरफ तो वर्षा कराती हैं, लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ ये हवा जब पार होती है इसमें पानी नहीं रह जाता। जब पहाड़ से टकराती हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं, तो इसमें जो भाप है, वाटर वेपर, समुद्र से जो जलवाष्प को लेकर आ रही हवा, ये पहाड़ पे चढ़ने लगती है। और जब पहाड़ पे चढ़ती है तो हवा ठंडी हो जाती है, ऊपर जाते हुए ठंडा बढ़ता चला जाता है। आपको पता है ना, जैसे जैसे पहाड़ पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो समुंदर से जो हवा आती है वाटर वेपर लेकर ऊपर जब चढ़ती है तो उसके अंदर का भाप ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद भाप बदल जाता है पानी में। इसी को संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और सारा बरसात पहाड़ के इसी साइड हो जाता है। जो हवा इस पहाड़ को पार करती है उसमें पानी होता ही नहीं, इसीलिए पहाड़ के इस साइड वर्षा नहीं होती। तो पहाड़ के इस साइड वर्षा नहीं होती, जिधर वर्षा नहीं होती उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन यानी पहाड़ के जिस तरफ वर्षा होगी, सुनो, पहाड़ के दूसरी तरफ वर्षा नहीं होगी, उसको बोलेंगे रेन शैडो जोन। तो जरा सुनो ना, जाएंगे नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो, सुनो। तो इस सामने में पश्चिमी घाट पहाड़ है, तो इससे टकराएगी हवा, तो इस तरफ तो वर्षा कराएगी, लेकिन पहाड़ के इस तरफ वर्षा नहीं होगी। तो जो पूरा इलाका होगा इसको बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश, यानी गर्मी के दिनों में यहाँ वर्षा नहीं होती है। उसी तरह से रुक जाओ, भी बनाना, अभी हवा टकराएगी सतपुड़ा से, सुनो इधर लिखने वालों, हवा टकराएगी सतपुड़ा से, तो इधर तो वर्षा कराएगी, लेकिन इस हवा के कारण इधर वर्षा नहीं होगी। लेकिन इधर कमी नहीं है, इधरों हवाएं को टकराती है आकर के, तो इसकी अगर खाली ये हवा टकराती तब तो इधर वर्षा नहीं होती, बन जाता वृष्टि छाया। लेकिन नहीं बन पाता वृष्टि छाया, क्योंकि एक हवा विंध्यन से भी टकरा जाती है।
तो यहाँ तो वर्षा होबे करता है, तो इसके कारण इधर वर्षा नहीं होती, लेकिन इसके कारण तो वर्षा होगा ना भाई। तो यहाँ वर्षा नहीं होगी तो इसके कारण इधर वृष्टि छाया बन जाता, लेकिन बन नहीं पाता, क्योंकि एक हवा यहाँ विंध्यन से भी टकराती है, तो इधर भी वर्षा इधर भी वर्षा, लेकिन इसके पार जो हवा आती है यहाँ पर वर्षा नहीं। अभी पढ़ा था यहाँ पर बुंदेलखंड, यहाँ पर बघेलखंड, इधर में बुंदेलखंड, इधर बघेलखंड, इधर नीचे एमपी, इधर यूपी, नीचे एमपी ऊपर यूपी, तो यूपी एमपी के बॉर्डर पे था बुंदेलखंड। मैंने एमपी वाला बुंदेलखंड में खूब वर्षा होगी, एमपी वाला बघेलखंड में खूब वर्षा होगी, लेकिन यूपी वाला बुंदेलखंड बघेलखंड में वर्षा नहीं होगी। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि विंध्यन पर्वत के बाद कोई मानसून जा नहीं रही है, आज जा भी रही होगी तो इधर कोई पहाड़ नहीं है, इसलिए भैया ये पूरा क्षेत्र क्या बन जाएगा? रेन शैडो जोन, शॉर्ट में कर दिया वृष्टि छाया प्रदेश। और अरावली पर्वत के पूरब से निकलती है मानसून, वो भी अगर अरावली पर्वत मानसून के सामने पड़ता तब तो खूब वर्षा होती राजस्थान में, लेकिन पैरेलल निकल जा रही है। जब तक पहाड़ हवा को न रोके तब तक वर्षा नहीं होगी, तो पैरेलल निकल जाएगी, तो पूर्वी राजस्थान में भी छिटपुट वर्षा होगी, पूरा वर्षा नहीं होगी। अब पश्चिमी राजस्थान में तो ये हवा जाइए नहीं रही है, तो पूरा क्षेत्र वृष्टि छाया नहीं बोलेंगे, हवा जाएगी सूखा हुआ तब ना बोलेंगे वृष्टि छाया, इसको बोलेंगे वर्षा विहीन प्रदेश। क्या बोलेंगे? वर्षा विहीन प्रदेश, रेनलेस जोन, रेनलेस जोन। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा में कुछ वर्षा नहीं, क्योंकि मानसून वहां जाती ही नहीं है, पूरब से जाती भी है तो पैरेलल, जिससे छिटपुट वर्षा होती है लेकिन वर्षा नहीं होती, सीधे ही पहुंच जाती है कहाँ? दिल्ली। रुको ना भाई, दिल्ली सब बताएंगे भाई, पहले बोलने लगते हैं। चलिए तो भैया दिल्ली जाती है, हाँ सब बताएंगे, टेंशन ना लो। इसके बाद आइए, बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आ रही है, तो एक इसका 3 गो शाखा ना हो गया जी। ये हो गया पश्चिमी घाट की शाखा, ये हो गया मध्य भारत की शाखा, ये हो गया दिल्ली की शाखा, 3 गो शाखा हो गया। यहाँ पर देखो, एक शाखा बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली जाती है, दूसरी शाखा मेघालय आ जाती है, और तीसरी शाखा म्यांमार होते हुए चीन होते हुए जापान तक वर्षा करा देती है। लेकिन जो दिल्ली वाली शाखा है वो दोनों तरफ, दिल्ली में वर्षा बंगाल के खाड़ी वाला से, और दिल्ली में वर्षा बंगाल के खाड़ी वाला से भी और अरब सागर वाला से भी हो रहा है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल के खाड़ी, दिल्ली में दोनों से वर्षा हो रहा है। लेकिन दिल्ली के बाद ये दोनों शाखा सिंगल हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगल। और उसके बाद यही चली जाती है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। यही शाखा कहाँ चली जाती? दोनों के मिलके, यानी अरब सागर बंगाल के खाड़ी की शाखा, दोनों मिल जाते हैं दिल्ली में, और फिर दोनों मिल के चलते हैं ऊपर जाते हैं, तो पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, सभी जगहों पे जहाँ उत्तर में वर्षा होती है, सब इसी के मिला हुआ रूप से। आगे पाकिस्तान के पेशावर में भी वर्षा होता है इसी से, धर्मशाला में नहीं, पूरा पंजाब, पूरा हिमाचल, और आगे जाइएगा तो पाकिस्तान के पेशावर में, सब इसी से वर्षा होती चली जाती है। लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले जहाँ मानसून प्रवेश करेगी केरल में, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे पानी की मात्रा कम होती जाएगी, और सबसे कम पाकिस्तान के पेशावर में वर्षा होगी। नहीं, पनिया सब इधर गिरता चला जाएगा तो ऊपर पानी कमेगा ना जी। पहले मानसून केरल में आती है, सबसे पहले मानसून केरल में, तो सबसे ज्यादा वर्षा केरल में। जब मानसून केरल में इंटर करती है ना, तो इतना वर्षा कराती, इतना वर्षा, कुछ ही समय में 400-500 सेंटीमीटर वर्षा करा देती है। जिस दिन मानसून इंटर करती है वर्षा हो जाता है, और ऐसे में हम लोग इस मानसून को मानसून विस्फोट, मानसून एक्सप्लोजन कहते हैं। तो केरल में क्या हो जाता है? मानसून एक्सप्लोजन। भाई जी आपके प्रश्नों का उत्तर मिला, हम आएंगे, हम आएबे करेंगे, वही धर्मशाला उड़ा के धर्मशाला पहुंचा दीजिएगा, दिल्ली से तड़पा के। चलिए हो गया ना? तो सुनिए, इसका मतलब पहले गर्मी के मानसून का 2 शाखा, अरब सागर की शाखा, बंगाल के खाड़ी की शाखा, फिर अरब सागर वाले का 3 भाग, पश्चिमी घाट की शाखा, मध्य वेस्टर्न घाट का ब्रांच, फिर मिडिल इंडिया मध्य भारत का ब्रांच, और फिर दिल्ली की शाखा, दिल्ली का ब्रांच। फिर उसी तरह से बंगाल के खाड़ी वाला का भी 3 शाखा, दिल्ली का ब्रांच, और दिल्ली के ब्रांच से बंगाल में, बिहार में, यूपी में वर्षा हो रही है। और फिर दूसरा नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय का ब्रांच, और तीसरा ब्रांच म्यांमार, चीन और जापान का ब्रांच। अब आराम से लिख देंगे ना, तो पहले फोटो बनाइए और फिर सब ब्रांचवा के नामों लिख दीजिएगा। दिल्ली में तनी मनी पहाड़ है, पूरा अरावली पर्वत दिल्ली में है। पूरा अरावली पर्वत में दिल्ली में फैल गया पहाड़ ना जी, सामने में दिल्ली में पहाड़ फैल गया है।
तो ना बताया था, अरावली पढ़ाए थे तो कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं पहाड़ की चौड़ाई बढ़ती जाती है। आप लोग काहे लेट कर दिए? अच्छा, नीचे छूट गया क्लास। अच्छा, मॉनसूने पढ़ा रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी, रिवीजन कर लो तुम लोग। अरे हमारे नीचे वाले बच्चे आए, प्रिय बच्चे आए हैं, आ जाओ। लड़ना मत, कहीं जगह देख अमरीश बैठ जाओ। अमरीश का नाम जरूर लेते हैं यूट्यूब में। अच्छा हो गया, अच्छा शांति से बैठ जाइए जो आ गए। अरे ये लोग सीट लूटने के लिए आ जाता है जी, क्या करिएगा। दुख, इन लोग का भी दुख दर्द समझिए आप लोग। वो उधर बैठ जाइए। हाँ जी सर। आप लोग नीचे तब तक वेट कर लेते। सीट लूट लिए यहाँ के। तुम लोग दोस्ती कहने लोगों में से किसी से कर लेते हो? हम आएंगे, नहीं करते दोस्ती। अरे बैग इधर रख दो ना, इतना बड़ा सीट खाली है, कहीं बैठ जाओ। भाई नीचे से जो लोग ऊपर आए हैं कृपया अपनी शांति बनाए रखें। उतार लिए फोटो लोग जी आए। हाँ ये वृष्टि, अच्छा सीट लूट के सब चल दिया। पहले बन गया ना, तब हेडिंग डालो गर्मी का मानसून। अरे ब्रांच के नाम लिखोगे कि नहीं? तो लिखो भाई, समर मानसून लिख के, समर मानसून लिख के आप ऐसे बना दीजिए 2 ब्रांच। इधर लिखिए अरब सागर की शाखा, इधर लिखिए अरब सागर की शाखा, ब्रांच ऑफ अरेबियन सी। इधर लिखिए बंगाल के खाड़ी की शाखा, बंगाल के खाड़ी की शाखा, यानी ब्रांच ऑफ अरेबियन सी। अब ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल हो गया, सब ठीक ठाक है। ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, वही तुम लोगों को जो पढ़ाए थे मानसून वही पढ़ा रहे हैं। ब्रांच ऑफ अरेबियन सी, अब ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल लिख लिए। तो अरब सागर के शाखा में कितना भाग बताए थे? 3, याद है भाई? अरब सागर में 3 बताए, पश्चिमी घाट की शाखा, मध्य भारत की शाखा और दिल्ली की शाखा। भाई कुछ गिर उड़ गया है नीचे? तुम्हारे इसके पैर के नीचे कलम है। चलो तो बनाओ इसको, इसको लिखो पहला पॉइंट, लिखो अरब सागर में पहला लिखो पश्चिमी घाट की शाखा। अरब सागर में पहला लिखिए पश्चिमी घाट की शाखा, पश्चिमी घाट, ब्रांच ऑफ वेस्टर्न घाट। दूसरा लिखिए मध्य भारत की शाखा, मध्य भारत की शाखा, ब्रांच ऑफ मिडिल इंडिया, मध्य भारत की शाखा, ब्रांच ऑफ मिडिल इंडिया। और तीसरा लिखिए दिल्ली की शाखा, ब्रांच ऑफ दिल्ली, ब्रांच ऑफ दिल्ली, दिल्ली की शाखा। 3 शाखा बना लिए। अब लिखिए बंगाल के खाड़ी वाला में भी 3 भाग, बंगाल के खाड़ी में भी कितना बनाइए? 3 कॉलम। बंगाल की खाड़ी में पहला दिल्ली की शाखा, पहला लिखिए दिल्ली की शाखा, दिल्ली की शाखा। दूसरा लिखिए मेघालय, मेघालय की शाखा। दूसरा लिखिए मेघालय की शाखा। पहला लिखिए दिल्ली, ब्रांच ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली की शाखा मत लिखिए, ब्रांच ऑफ दिल्ली। और दूसरा लिखिए ब्रांच ऑफ मेघालय, मेघालय की शाखा। और तीसरा लिखिए म्यांमार, चीन और जापान की शाखा।
वो दिल्ली, जो इसमें दिल्ली वाला है ना, उसी में आ जाएगा। ई वाला दिल्ली वाला आती है। अरे भैया दिल्ली वाला ना आ रहा है, बंगाल में, बिहार में, मेघालय वाला आने जा रही, तो कहां बिहार में आएगी? अरे भाई पहला लिखो दिल्ली की शाखा, दूसरा लिखो मेघालय की शाखा, और तीसरा लिखो म्यांमार, चीन और जापान की शाखा। अभी बताओ कि ये जो भाई, ये जो बंगाल में इंटर कर रही है, वही ना आएगा बिहार, वही ना आएगा यूपी। अब मेघालय की शाखा कहां से बिहार आएगा? वो गलत पढ़ लिए थे आप, अब समझ में आ गया। अरे दुनिया क्या लिखा, तुम देख क्या रहे हो? देख क्या रहे हो? किस पर विश्वास करोगे? हम पर भी मत करो, जो देख रहे हो उस पर विश्वास न करोगे। नजर क्या आ रहा है? कौन आ रहा है? बिहार, दिल्ली की शाखा। अब लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए आप लोग। अब लिखिए मानसून, लिखिए गर्मी का मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। गर्मी का मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। गर्मी का मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। समर मानसून फर्स्टली एंटर इन केरला। समर मानसून फर्स्टली एंटर इन केरला। गर्मी का मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। देखिए, जहां भारी वर्षा होती है ना, हैवी रेन अकर्स इन दिस प्लेस। लिखो जहां, एट विच हैवी रेन अकर्स। देखिए जहां भारी वर्षा होती है। तुम काहे दिक्कत में हो? बैठ जाओ कहीं जगह देख के। लिखो जहां भारी वर्षा होती है, जहां भारी वर्षा होती है, लेकिन जिसे मानसून विस्फोट कहते हैं, जिसे मानसून एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। मानसून फर्स्टली एंटर इन केरला एट विच हैवी रेन अकर्स। लिख लिए भाई, अंग्रेजी वाले लिख लिए। मानसून फर्स्टली एंटर इन केरला एट विच हैवी रेन अकर्स, दिस इज नोन एज मानसून एक्सप्लोजन। लेकिन जिसे, जहां भारी वर्षा होती है, जिसे मानसून विस्फोट के नाम से जानते हैं, जिसे मानसून विस्फोट के नाम से जानते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, मानसून सबसे बाद में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहुंचती है। मानसून सबसे बाद में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहुंचती है। मानसून सबसे बाद में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहुंचती है। मानसून सबसे बाद में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहुंचती है। मानसून सबसे बाद में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अच्छा एक बात बताओ कि जहां मानसून सबसे पहले पहुंचेगी वहां से पहले लौटेगी, कि जहां सबसे बाद में पहुंचेगी वहां से पहले लौटेगी? जहां बाद में पहुंचेगी। इसका मत पूछा कि मानसून सबसे पहले कहां से लौटती है? पंजाब हिमाचल प्रदेश से। और सबसे बाद में कहां से लौटती है? केरल से। जहां पहले पहुंचेगी वहां सबसे बाद में लौटेगी। ये बात तो लिखवाना नहीं पड़ेगा, जान ही गए, परीक्षा में आते रहता। अब लिखो, दिल्ली में वर्षा बंगाल के खाड़ी तथा अरब सागर दोनों के मानसून से होता है। दिल्ली में वर्षा बंगाल के खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसून से होती है। दिल्ली में वर्षा, बात न करें, दिल्ली में वर्षा बंगाल के खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसून से होता है। दिल्ली में वर्षा बंगाल के खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसून से होती है। लिख लिए, होती है। लेकिन लिखो, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा वर्षा, दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा बंगाल के खाड़ी वाले मानसून से होती है। दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा बंगाल के खाड़ी वाले मानसून से होती है। दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा बंगाल के खाड़ी वाले मानसून से होती है। दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा बंगाल के खाड़ी वाले मानसून से, दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा बंगाल के खाड़ी वाले मानसून से होती है। मतलब दिल्ली में दोनों से होती है, पर आपसे पूछा जाए कि दोनों में किससे ज्यादा होती है, तो बे ऑफ बंगाल वाले से। अब सुनिए, पूरे भारत में जब गर्मी का मानसून आता है बंगाल के खाड़ी और अरब सागर से, तो पूछा जाए पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे? अरब सागर वाले से। दिल्ली में ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले से, लेकिन पूरे भारत में ज्यादा वर्षा पूछे तो अरब सागर से। तो लिखिए, पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है।
पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा, पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। और विद्यार्थी जी, आपने कभी देखा होगा कि मानसून तो आता है जून में, मानसून तो जून जुलाई में आता है ना जी। जून में मानसून केरल में आता है, 16-17 जून के आसपास हमारे बिहार में आता है, तो मानसून जून में आता है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि अप्रैल मई महीना में ही बहुत तेज अंधड़ आया, बारिश हुई, सारा आम जो था बेचारा भी पकने को तैयार था कि नीचे आ गया। अंधड़ पानी आता है ना जी अप्रैल मई में। अप्रैल मई में आपने देखा होगा विद्यार्थी, वर्षा के साथ अंधड़ आता है। तो इस मानसून को फिर क्या बोलेंगे? प्री मानसून। मानसून से पहले ही अंधड़ पानी, अंधड़ के साथ, आंधी के साथ वर्षा आती है, उसे हम बोलते हैं प्री मानसून। इस प्री मानसून का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। ये बात अब कल लिखवाएंगे हम, कल आते हैं याद दिलाइए सर, प्री मानसून के आपको नाम लिखवाना था। प्री मानसून समझ गए ना? जब बरसात आता है, रियल मानसून जब जून में आती है, लेकिन जून से पहले ही कभी कभार अंधड़ के साथ बारिश हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्री मानसून। क्लियर है? हाँ जी, वो बताएंगे। लौटती मानसून थोड़ा ना बताएं, खाली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वही लिखवाएंगे एक लाइन।